सोरा एक बार फिर से उस सुनसान और पत्थरीली जमीन पर खड़ा था, जिसे उसके अंदर एक अजीब सी उदासी भर आई। वो वही धूप से ढंका हुआ फ्लोटिंग स्काई आइलैंड था, जहां वेस्टर्न स्टाइल के टूटे फूटे बिल्डिंग्स थे। ये पूरी जगह ऐसी लग रही थी जैसे वहां कभी कोई जिंदगी थी ही नहीं। तभी दूर से एक बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस का एहसास हुआ, जिससे सोरा को लगा कहीं यहाँ कोई इंसान तो नहीं है। वो प्रेजेंस धीरे धीरे पास आ रही थी। भारी कदमों की आवाजें सूनी जमीन में गूंज रही थीं। एक विशालकाय शर्टलेस आदमी लंबे सुनहरे बालों के साथ सामने आया और सोरा को इशारा करके बुलाया। वो भारी आवाज में बोला कि वो सोरा का इंतजार अब इसके बिल्कुल किनारे पर करेगा। अचानक सोरा की आंख खुल गई। उसने एक जोर से सांस ली और देखा कि वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर से वही अजीब सपना, उसने सोचा। वो अजीब विजुअल्स अब भी उसके दिमाग में ताज़ा थे। तभी उसकी माँ की आवाज़ आई, जो सुबह की खामोशी को चीरती हुई बोली कि अगर जल्दी नहीं किया तो देर हो जाएगी। सौरा ने मुंह में बड़बड़ाते हुए जवाब दिया कि आ रहा हूँ। बाद में जब वो बाथरूम में था तो उसे वो एहसास पीछा नहीं छोड़ रहा था कि वो आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। फिर भाप से भरे शीशे में उसने खुद को देखा और एक बार फिर से वो कन्फ्यूजन उसकी आंखों में झलकने लगी। वो धीरे धीरे ब्रश करते हुए गुनगुना रहा था और सोच रहा था कि शायद वो हाल ही में कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई कर रहा है। जैसे ही उसने सिंक में थूका, उसका पापा, जो अभी अभी शावर लेकर आए थे और तौलिया से बाल सुखा रहे थे, शीशे में दिखे। उन्होंने हंसते हुए पूछा कि क्या सोरा लेट उठ गया है, और फिर मजाक में उसके बाल बिगाड़ दिए। 15 साल का सोरा झुंझलाते हुए बोला कि अब मैं बच्चा नहीं रहा। लेकिन उसके पापा ने मस्ती में अपने मसल्स दिखाते हुए कहा कि देखो कितना स्ट्रांग बॉडी है मेरा। सोरा गुस्से में चिल्लाया कि मैं देख भी नहीं रहा, और जल्दी से शेल्फ से एक बॉटल उठा ली। वो बड़बड़ाया कि अगर उनका अपार्टमेंट इतना छोटा ना होता तो उसे हर दिन अपने पापा को ऐसे नहीं देखना पड़ता। उसके पापा हंसते हुए बोले कि एक दिन जब मैं रिच बन जाऊंगा तो एक बड़ा सा घर लेंगे जहां सोरा और रिकू के अपने अपने रूम्स होंगे। सोरा ने मुंह धोते हुए मजाक में कहा कि पापा, ये वादा पिछले 5 साल से कर रहे हैं आप। उसके पापा फिर हंस पड़े और बोले कि जब से रिकू सेल्फ डिफेंस फोर्स में गया है तो जिंदगी थोड़ी आसान हो गई है। सोरा ने बस शांत सा ऐसा है क्या कहा। फिर वो सोचने लगा कि रिकू को सेल्फ डिफेंस फोर्स में गए 3 साल हो गए और वो खुद भी फ्यूचर में ज्वाइन करने का प्लान कर रहा है। उसे पता था कि तब उसे इस हलचल भरी लेकिन प्यारी जिंदगी को अलविदा कहना होगा। उसके पापा को, जो हमेशा मजाक करते रहते थे और थोड़े लापरवाह थे, और उसकी माँ को, जो थोड़ी सख्त लगती थी लेकिन दिल से सबको बहुत प्यार करती थी। ये लोग मेरे साथ हैं, यही बहुत है, उसने सोचा, और दिल ही दिल में चाहा कि ये जिंदगी कभी खत्म न हो। तभी अचानक अपार्टमेंट जोर से हिलने लगा। उसके माँ बाप चिल्ला उठे, सोचने लगे कि ये भूकंप है या कुछ और हो रहा है। लेकिन सौरा हमेशा जानता था कि ये शांत जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी, पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह खत्म होगी जब उनके खिड़की के बाहर जमीन फाड़कर एक विशाल टावर निकल आया। टावर सीधे उनके ऊपर आ गया था। सौरा खिड़की से बाहर देखता रह गया। उसके मुंह से निकला, ये कोई मजाक है क्या? उस वक्त जब उसने देखा कि फाइटर जेट्स उस भयानक स्ट्रक्चर के चारों तरफ घूम रहे हैं, वो नहीं जानता था कि इस टावर का आना इंसानियत के इतिहास को पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन वो ये ज़रूर महसूस कर पा रहा था, एक अजीब सिहरन के साथ, कि इस टावर का कुछ न कुछ कनेक्शन उसके सपनों से है। तभी उसके भाई रिकू ने कॉल किया, जिसमें उसने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि बस सेल्फ डिफेंस फोर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और वो जल्द ही घर वापस लौट आएगा। लेकिन उसका ये वादा बहुत कमज़ोर और थकी हुई आवाज़ में आया। उसी रात वो आखिरी बार था जब सोरा ने अपने भाई की आवाज़ सुनी, जबकि उसके माँ बाप की आंखों में गहरी चिंता साफ दिख रही थी। शुरुआत में न्यूज़ ने बताया कि जब तक लोग घरों के अंदर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भले ही स्क्रीन पर तबाही की तस्वीरें दिख रही थीं। लेकिन फिर रिपोर्ट्स आने लगीं कि पूरी दुनिया में ऐसे टावर्स की गिनती 20 तक पहुंच गई है, और जल्दी ही न्यूज़ ब्रॉडकास्ट पूरी तरह से बंद हो गया। सिर्फ रेडियो बज रहा था, जो वही लिमिटेड जानकारी बार बार सुना रहा था। फिर आया ऑफिशियल आदेश कि तुरंत किसी शेल्टर की तरफ इवैक्यूएट करो। तो उसकी माँ ने रिकू के लिए एक लेटर छोड़ा, और फिर वो, सोरा और उसका पिता
जो ज़रूरी सामान पैक कर रहे थे डेजिग्नेटेड इवैक्यूएशन शेल्टर की ओर निकल पड़े। रास्ते में जो कुछ भी उन्होंने देखा वो किसी बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रहा था। सैनिक मिलिट्री व्हीकल्स में तेजी से जा रहे थे। उनके चेहरे डर और हताशा से भरे हुए थे। उन व्हीकल्स पर गहरे पंजों के निशान थे, जैसे किसी भयानक मॉन्स्टर ने हमला किया हो। जब उनका परिवार उनके पास से गुजरा तो उन गाड़ियों से सड़ने की भयानक बदबू आ रही थी, जबकि उसके पापा चारों तरफ देखकर बोले, हमारी दुनिया को हो क्या गया है। आखिरकार वो लोग एक जिम्नेजियम पहुंचे जिसे टेम्परेरी इवैक्यूएशन शेल्टर में बदला गया था। वो बड़ी सी जगह रिफ्यूजीज से खचाखच भरी थी, लेकिन किसी की आवाज़ तक नहीं आ रही थी, जैसे सब लोग चुपचाप अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हों। उसकी माँ ने सोरा को बुलाया कि वो उस जगह आ जाए जहाँ उन्हें थोड़ी सी जगह मिली थी, और सोरा तुरंत वहाँ चला गया। लेकिन इस भारी सन्नाटे में भी कुछ ट्रबल मेकर्स थे जो अपनी घटिया हरकतों से सबका ध्यान खींच रहे थे। एक आदमी गुस्से में एक छोटे बच्चे को जोर जोर से डांट रहा था, उस पर चिल्ला रहा था कि उसने उसकी ब्रेड चुराई है। वो बच्चा डर से कांपते हुए रोने लगा और बोला, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन वो आदमी जिद पर अड़ा रहा कि सबको बस एक ही पीस मिला था और ये लड़का शायद पहले ही अपनी ब्रेड खा चुका होगा। फिर उसने बेरहमी से बच्चे को थप्पड़ मार दिया। आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे। सब हैरान थे इस तरह के बर्ताव से, सोचने लगे कि क्या कोई कुछ करेगा, लेकिन कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो वो आदमी जीत की मुस्कान के साथ उस ब्रेड को हाथ में लिए खड़ा था जो उसने अब ले ली थी। फिर वो बच्चे के पास झुककर डराने वाले अंदाज में बोला, तू तो कहेगा ना कि मैं ये ब्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी भी भूख लगी है। बच्चा बस कांपते हुए धीमे से बोला, हाँ। उस आदमी ने घमंड से कहा, जब तक ये सब सिचुएशन खत्म नहीं होता तेरी ब्रेड अब मेरी है। और बेरुखी से जोड़ दिया, वैसे भी कुछ ही दिन की बात है, तू इससे मरेगा तो नहीं। बच्चा चुपचाप रोता रहा। उसी वक्त सोरा के पापा आगे आए। उन्होंने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जब सबको पता है कि हालात कितने ख़राब हैं। उस गुंडे ने हंसते हुए कहा, बूढ़े, तू अपना देख ले, दूसरों के लिए हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। सोरा के पापा ने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सख्त आवाज़ में कहा, उसी बच्चे को ब्रेड वापस दो, अभी के अभी। गुंडा गुस्से से आग बुला होकर चिल्लाया, चुप हो जा, और झपट कर एक पंच मारा। लेकिन सोरा के पापा ने वो वार बड़ी फुर्ती से टोस किया और जवाब में एक ज़ोरदार किक उसके पेट में मारी, जिसे गुंडा ज़मीन पर गिर पड़ा हाँफता हुआ। जबकि सोरा के पापा ने शांति से ब्रेड उठाई और उसे उस डरे सहमे बच्चे को वापस दे दी। बच्चे ने डरते डरते धन्यवाद कहा, जबकि गुंडा ज़मीन पर पड़े पड़े गालियाँ देता रहा। तो सोरा के पापा ने उसे एक कड़क और सख्त नज़र से देखा। वो गुंडा बस गुस्से में दांत किटकिटाता हुआ उठा, ज़मीन पर थूक दिया और जाते जाते बोला, मैं ये याद रखूंगा। अब सोरा ने अपने पापा को देखकर एक मिला जुला भाव महसूस किया, चिंता और गर्व का। तभी उसके पापा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, मैं उस आदमी पर नज़र रखूंगा। जबकि सोरा सोचने लगा, मरने के बाद भी मैं उस आदमी को नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि ये एक कगावा था। कगावा वही घटिया इंसान था जो पहले सोरा को बहुत बुरी तरह बुली करता था और उसमें अजीब तरह की खुशी पाता था। तभी अचानक एक सोल्जर शेल्टर के अंदर घुसा, दरवाज़ा लात मारकर खोला और पूरे जोश से इमरजेंसी मैसेज चिल्लाने लगा। वो चिल्लाया, सभी लोग तुरंत शेल्टर के पीछे से बाहर निकलें और जो ट्रक्स बाहर खड़े हैं उनमें चढ़ जाएं। एक आदमी जो एकदम साफ सुथरे सूट में था और कूल तरीके से अपनी ग्लासेस ठीक कर रहा था बोला, क्यों? घबराया हुआ सोल्जर हकला कर बोला, ये जानकारी कॉन्फिडेंशियल है, मैं कुछ नहीं कह सकता। वो आदमी गुस्से में दोहराया, तुम कुछ नहीं कह सकते? फिर वो भड़क उठा, जोर से बोलने लगा, 2 दिन लोगों को घरों में बंद रखा, फिर यहाँ इस हालत में लाया और अब भी हमें कुछ नहीं बताया जा रहा। उसने पास की एक सरफेस पर हाथ पटका और बोला, हम टैक्स क्यों दे रहे हैं फिर? उसके पीछे खड़ी भीड़ अब विजिबली परेशान हो गई थी और आपस में सहमति में बड़बड़ाने लगी। तभी वो सोल्जर जो अभी तक एंट्रेंस की तरफ डरा हुआ देख रहा था अचानक चिल्लाया, वो लोग आ गए हैं, सब लोग जल्दी भागो। भीड़ में किसी ने घबरा कर पूछा, कौन लोग? जबकि सोरा ने जल्दी से अपने पापा मम्मी का हाथ पकड़ने की कोशिश की और बोला, चलो जल्दी भागो यहाँ से। उसके पापा अभी भी कंफ्यूजन में पीछे देख रहे थे, लेकिन सोरा के दिल में गहराई तक डूबती हुई बेचैनी उठ रही थी। वही फीलिंग जैसे जब आप फैमिली कंप्यूटर पर ब्राउज़र हिस्ट्री क्लियर करना भूल जाते हो। अब वो सोल्जर एक लोहे का दरवाज़ा किसी अनदेखी ताकत से बचाने की कोशिश में पूरी ताकत झोंक रहा था और चिल्लाया,
मैं ज़्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा, सब लोग जल्दी वाहनों में चढ़ो। और फिर एक भयानक क्रैश के साथ वो दरवाज़ा टूट गया और एक राक्षसी फिगर्स अंदर घुस आईं, जिसे भीड़ में अफरा तफरी मच गई। एक भयानक क्रीचर जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं और दांत बाहर निकले हुए थे, जोर की दहाड़ मारते हुए सामने आया। सौरा ने हैरानी और डर से आंखें फाड़कर उस नज़ारे को देखा। उसकी समझ से बाहर था कि ये सब हो क्या रहा है। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इवैक्यूइस पर वो राक्षस टूट पड़े, जिसे सौरा खुद को स्टैम्पीड के बीच पाया, जिसे दिल दहला देने वाला डर उस पर हावी हो गया। लोग चारों तरफ से चिल्ला रहे थे, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर। तभी उसे अपने मम्मी पापा की आवाज़ सुनाई दी, जो उसका नाम पुकार रहे थे, उसे भागने को कह रहे थे और इवैक्यूएशन ट्रक्स की तरफ भाग रहे थे। शेल्टर में हर तरफ केओस फैल चुका था। लोगों की चीखें डर और मौत से भरी हुई थीं। सौरा ने दृढ़ता से कहा, पहले ट्रक में जगह नहीं है तो आप दोनों पहले चढ़ो। उसकी आवाज़ में अर्जेंसी साफ थी। फिर सौरा ने हाथ बढ़ाकर किसी तरह अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। उसके पापा उसे जल्दी चढ़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन तभी ट्रक में पहले से बैठे लोग गुस्से से चिल्लाने लगे, ट्रक पहले ही फुल है, अगर चढ़ना नहीं है तो उतर जाओ। सौरा ने गुस्से में दांत भींच लिए। उसकी मुट्ठी कस गई और बेबसी में एक गाली उसके मुंह से निकल गई। लेकिन अगले ही पल फैसला लेते हुए उसने अपने पापा का हाथ छोड़ दिया और चिल्लाया, मैं दूसरे ट्रक में चढ़ता हूँ। उसके पापा फिर उसे पुकारते रहे, लेकिन सौरा दौड़ पड़ा अगले ट्रक की तरफ, लेकिन वो भी पूरी तरह भरा हुआ था। वो आगे बढ़ा, एक और ट्रक देखा, वही हालत। अब उसकी नज़र आखिरी ट्रक पर पड़ी। वो दौड़ता हुआ उस ट्रक की तरफ गया और चढ़ने की कोशिश करने लगा। तभी उसे कगावा और एक और आदमी वहां पहले से मौजूद दिखे। अचानक एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा, उसे ऊपर खींचने के लिए। सौरा ने राहत की सांस ली और थैंक्स कहते हुए वो हाथ पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी का चेहरा देखा, उसकी सांस अटक गई। वो कगावा था। उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत की चमक और होंठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, थैंक्स, ये लाइन मेरी है कहने की। अब सोरा की आंखें डर और हैरानी से फटी रह गईं, जबकि कगावा ने कहा, तेरे जैसे कचरे को मरना ही चाहिए, अपने बाप की जगह तू मर जा। और फिर उसने एक जोरदार धक्का देकर सोरा को चलते ट्रक से नीचे फेंक दिया। सोरा पीछे की तरफ लुढ़क गया। जमीन तेजी से उसके सामने आ रही थी। उसके मन में एक ही ख्याल आया, सब खत्म हो गया। वो जोर से जमीन पर गिरा, इतनी ताकत से कि उसकी सांस ही रुक गई। जमीन पर पड़े हुए चोट खाए और कंफ्यूज्ड हालत में उसने दिल से सोचा, मुझे अभी नहीं मरना? नहीं। उसकी आवाज़ लड़खड़ाते हुए किसी को पुकार रही थी, कोई भी, बस कोई, मदद। और तभी उसकी धुंधली होती नज़रों के सामने एक जोड़ी चमकती रहस्यमय रोशनी वाली टांगें दिखाई दी, जिन्हें वो देखते ही पहचान गया। ये वही स्पेक्ट्रल आदमी था जो हर बार उसके सपनों में आता था। कगावा का वो नीच हंसता हुआ चेहरा उसके दिमाग में घूम ही रहा था कि उस इम्पोजिंग ड्रीम फिगर ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा एबिस के एज पर इंतजार करूंगा। और अचानक एक स्वर्लिंग डार्क वॉर्टेक्स उसके सामने उभर आया। सब कुछ जैसे सपना सा लगने लगा। फिर सौरा ने पलकें झपकाईं और अब वो एक अनजान, सख्त और पत्थरों से भरी जमीन पर पड़ा था। वो कंफ्यूजन में सोचने लगा, क्या ये सब बस सपना था? चारों तरफ उजड़ा वीरान लैंडस्केप था। तभी एक पत्थर की बनी भारी कुल्हाड़ी जमीन पर आकर सीधे उसके सामने गिरी, एक डरावनी आवाज के साथ। तो वो चौंक कर ऊपर देखने लगा, जहां एक भयंकर हरे रंग का गोबलिन एक और कुल्हाड़ी उसकी तरफ मार रहा था। तो सौरा डर के मारे पीछे हट गया और चिल्लाया, ये तो असली मॉन्स्टर है। इसे उसके मन में पैनिक की लहर दौड़ गई। मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं यहाँ अकेला क्यों हूँ? क्या मैं मर चुका हूँ? ये जगह, कहीं ये नर्क तो नहीं? तभी एक और कुल्हाड़ी उसके पास से गुजरी, उसके गाल को हल्का छूती हुई, जहां से खून बहने लगा। वो दर्द से चिल्लाया, साले, मार दिया। वो मॉन्स्टर अब भी उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी लंबी जुबान लटक रही थी और वो बिल्कुल नहीं रुक रहा था। डर के मारे सोरा चीखते हुए उठा और भागने लगा। उसके दिमाग में पिछले कुछ घंटों की सारी घटनाएं फ्लैश की तरह घूमने लगीं। वो विशाल टावर का प्रकट होना, कागावा का धोखा, वो अजीब बुजुर्ग जो उसके सपनों में आता था, और अब ये पागल मॉन्स्टर जो उसे मारने पर तुला है। तभी उसके अंदर कुछ झटक गया, जैसे किसी ने उसमें 3 एनर्जी ड्रिंक एक साथ डाल दिए हों। उसकी आंखों में हल्की बैंगनी चमक आ गई और वो गुस्से से चिल्लाया,
सब के सब भाड़ में जाओ, मर जाओ। उसने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और उस मॉन्स्टर के सीने पर पूरी ताकत से दे मारा, जिससे क्रीचर जमीन पर गिर पड़ा बेजान। अब सोरा हांफता हुआ खड़ा था। उसे एहसास हुआ, मैं जिंदा हूं। वो नीचे पड़े मॉन्स्टर के शव को गौर से देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी वीडियो गेम से निकला हो। फिर उसकी नज़र क्रीचर की छाती पर एक अजीब काली लिखावट पर पड़ी, जैसे कोई रैंक लिखा हो। और तभी क्रीचर की बॉडी से एक चमकता हुआ डार्क क्रिस्टल बाहर निकलने लगा। सोरा, जिसके गाल पर अभी भी ताज़ा कट का जलन था, उस हवा में तैरते अजीब से क्रिस्टल को घूर रहा था। वो ऑब्जेक्ट किसी अननेचुरल रोशनी से धड़क रहा था। फिर उसे एहसास हुआ कि वो क्रिस्टल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो तेजी से उसके सीने की तरफ उड़ता हुआ आया और सीधे उसके शरीर के अंदर समा गया। क्या? वो हकला गया, पूरा शॉक में। उसने फौरन अपना गाल छू कर देखा, जो अभी थोड़ी देर पहले लहूलुहान था, और पाया कि उसकी सारी चोटें पूरी तरह से भर चुकी थीं। और इतना ही नहीं, उसने अपनी मुट्ठियां भींची तो उसे महसूस हुआ कि वो पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। फिर उसने उस मरे हुए मॉन्स्टर की गिरी हुई क्रूड एक्स को उठाया, क्योंकि उसके दिमाग में एक नया ख्याल आया कि क्या मैं इन मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप कर सकता हूँ, जैसे गेम्स में होता है। इसलिए उसने सोचा कि इस छोटे से फ्लोटिंग आइलैंड पर शायद और भी ऐसे क्रीचर हों, तो बेहतर होगा कि थोड़ा स्काउट कर ले, वरना कहीं अचानक फिर से कोई जंप स्केयर ना हो जाए। वो आसपास फैले पुराने टूटे फूटे रून्स को गौर से देखने लगा। पूरा एक चक्कर लगाने के बाद उसे ना कोई और मॉन्स्टर मिला और ना ही कोई साफ रास्ता आगे जाने का। फिर उसकी नज़र दूर एक बड़े से रूइन पर पड़ी। शायद वहीं से बाहर निकलने का रास्ता हो, उसने सोचा। पूरा टापू बादलों के समंदर में तैरते हुए किसी खोए हुए खंडहर जैसा लग रहा था। तभी उसकी नज़र किनारे पर प्रोट्रूडिंग पत्थरों पर पड़ी, जो नीचे की तरफ एक खतरनाक सी सीढ़ी बना रहे थे। उसने अपनी नई मिली एक्स की मदद से बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे उन पत्थर की सीढ़ियों से नीचे जाना शुरू किया। ये सीढ़ियां हवा में तैर रही थीं और टापू के चारों तरफ घूमती हुई नीचे जा रही थीं। एक अजीब सा डर उसके अंदर उतरने लगा। ये तो बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। वो बहुत संभल संभल कर नीचे उतरता रहा। उसने मन ही मन सोचा, गेम्स में ऐसे टेरेन तो मॉन्स्टर से भरे रहते हैं, लेकिन कम से कम वहां मर जाओ तो रिस्पॉन हो जाते हो, पर यहां अगर फिसल गया तो सीधा मौत। आखिरकार वो उन खतरनाक सीढ़ियों के आखिरी हिस्से तक पहुंच गया। फाइनली पहुंच गया। उसने चैन की सांस ली। सीढ़ियों का आखिरी सिरा एक बड़े पुराने से आर्च्ड दरवाजे में जाकर खत्म हुआ, जो किसी अंधेरे स्ट्रक्चर में खुलता था। वो एक पल रुका, डिमली लिट पत्थर के रास्ते में, हाथ में एक्स तैयार। तभी पास की एक मशाल अपने आप जल उठी। उसकी चमक में अंदर का रास्ता थोड़ा सा साफ हुआ तो उसने आगे झांका। उस हल्की रोशनी में अब एक बड़ा सा टूम्बस्टोन नजर आया, किसी एंशंट स्मारक जैसा। वो आगे बढ़ा और पत्थर को छुआ, जो किसी अजीब सी भाषा से ढंका हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो सिंबल्स उसके दिमाग में सीधा ट्रांसलेट होने लगे, जैसे कोई एंशंट नॉलेज खुद अंदर उतर रही हो। ये फ्रैगमेंट्स उनके असली मालिकों के हैं, और जो इन सभी को इकट्ठा कर लेगा उसे अबिस से बाहर जाने का अधिकार मिलेगा। तो ये वही अबिस है जो उसने अपने सपनों में सुना था। ये सोचते हुए एक हल्की सी काली मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। तो अब मुझे इन फ्रैगमेंट्स को कलेक्ट करना होगा, जैसे कोई जानलेवा इंटरडिमेंशनल फेच क्वेस्ट हो, सिर्फ हम बाहर निकलने के लिए। ठीक है, ले चलते हैं इस गेम को आगे। वो सीढ़ियों पर सीधा खड़ा हो गया। उसके भीतर एक नया जोश उभर आया था। सोरा ने पीछे मुड़कर सोचा, पहला मॉन्स्टर तो असल में ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं था। अब वो पूरी तरह डिटर्मिन्ड था। उसे हर हाल में जिंदा रहना है और इस नाइटमेयर से निकलना है। उसने एक गहरी सांस ली और सामने खड़े भारी पत्थर के दरवाजों को जोर से धक्का दिया। अब जो भी सामने आए उसका सामना करने को तैयार था। धीरे धीरे इस भयावह जगह के रूल्स सामने आने लगे। पहली लेयर कुल 900 वर्ग मीटर का इलाका, और वहां मारा गया पहला मॉन्स्टर, जिसकी बॉडी पर एक चेहरे खुदा हुआ था। दूसरी लेयर दोगुनी 1800 वर्ग मीटर, और वहां का मॉन्स्टर नंबर 2 के साथ। तीसरी लेयर और भी बड़ी 3600 वर्ग मीटर, जहां सोरा को एक साथ 4 वुल्फ जैसे क्रीचर से लड़ना पड़ा। उनमें से एक पर लिखा था 3। धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगा। ये नंबर्ड मॉन्स्टर्स ही वो हैं जिनके पास फ्रैगमेंट्स हैं, और फ्रैगमेंट्स ही है अगले दरवाजे की चाबी।
मतलब 3 फ्रैगमेंट्स मिलेंगे तो ले जाएंगे लेयर 4 की तरफ। लेकिन वो जितना बढ़ता गया, मॉन्स्टर्स के नंबर्स उतने ही ज़्यादा खतरनाक होते गए। हर की एक नया दरवाज़ा खोलती थी जो सौरा को और गहराई में ले जाती थी, जहाँ खतरा भी और भयानक होता गया। और सबसे डरावनी बात, हर नई की पाना पिछले से ज़्यादा मुश्किल होता गया। अब उसे हर बार एक दोगुनी बड़ी टेरिटरी क्लियर करनी होती थी, जैसे बर्फ से ढकी विशाल पहाड़ियां जिनमें वो मॉन्स्टर्स की लिटरल आर्मी से लड़ रहा था। लेकिन सोरा भी अब बदल चुका था। उसके गरजते हुए चीखों और ऊर्जा के विस्फोट से वो खुद भी एक बीस्ट बन चुका था। कभी कभी तो वो सिर्फ एक पंच से शॉकवेव फेंक देता, जिससे लड़ाइयाँ कुछ सेकंड में ख़त्म हो जाती। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, मॉन्स्टर्स की वैरायटी भी बढ़ती गई। हर नई मंजिल जैसे एक नया हेल्सकेप होती और हर बार उसे अडेप्ट करना पड़ता। 12वीं मंजिल पर उसे वही मॉन्स्टर्स मिले जिन्होंने शेल्टर पर हमला किया था, लेकिन अब वो उसके सामने टिक नहीं पाए। सौरा उनके शवों के बीच शांत खड़ा था, थका हुआ मगर अजय। पर मुश्किल अब सिर्फ मॉन्स्टर की ताकत नहीं थी, अब तादाद भी हॉरर बन चुकी थी। इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स कि सोरा की होश सुन्न होने लगे। अब लेयर क्लियर होने की नोटिफिकेशंस भी धुंधली लगने लगीं। 13वीं लेयर 4096 मॉन्स्टर्स, 14वीं 16,384 क्रीचर्स और फिर 30वीं लेयर 500 मिलियन मॉन्स्टर्स। कुछ इतने बड़े कि उनकी एक आंख में ही दर्जनों आंखें थीं। अब इनमें किसी की बैरर को ढूंढना मतलब कॉस्मिक हेस्टैक में सुई ढूंढना। कुछ मॉन्स्टर्स पंखों वाले विशाल फ्लाइंग बीस्ट्स थे जिनके पीछे हजारों की तादाद में गार्ड्स होते, और कुछ इतने चालाक कि किसी गुफा में छुपे रहते। उन्हें पकड़ने के लिए सौरा को रिलेंटलेस पीछा करना पड़ता, पर अब वो पीछे नहीं हटने वाला था। सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ जो सोरा ने महसूस की वो ये थी कि हर मॉन्स्टर को मारने में कितना टाइम लग रहा था। हर बार एक टावरिंग ब्रूट से लड़ना, हर बार डेथ ब्लो देना, और जब कोई की बैरर गिरता तो वो विक्ट्री से ज़्यादा एक गंभीर माइलस्टोन लगता। लेकिन फिर भी वो कभी रुका नहीं। अब उसकी शक्ल पहचान में नहीं आती थी। बाल लंबे और बिखरे हुए, कपड़े पूरी तरह फटे हुए। उसने एक और भारी पत्थर का दरवाज़ा धक्का देकर खोला। एबिस की 42वीं लेयर, और सामने लिखा था मॉन्स्टर्स का नंबर 2,99,232,055,552। एक असंभव और दम घोटने वाली भीड़ उसके सामने फैली थी। जैसे ही एक ड्रैगन जैसे बीस्ट आसमान से झपटा, सौरा के होंठों से एक सूखी ऑलमोस्ट पागल हंसी निकली। अब उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, आंखें चमकती हुई पर्पल, साथ ही चेहरे पर एक खतरनाक पागलपन भरी मुस्कान थी। वो दहाड़ा, यहाँ तो गंदगी भरी हुई है, ऊपर आसमान में घूमते ड्रैगन्स, नीचे टूटे फूटे पुराने खंडहर। यही अब उसकी पूरी जिंदगी का बैकड्रॉप बन चुका था। कुछ पल वो रुका, उसके सफ़ेद बाल हवा में उड़ रहे थे, और उसने खुद से पूछा अब कौन सा साल चल रहा होगा। लेकिन ये थॉट भी जल्दी ही गायब हो गया। यहाँ समय की कोई अहमियत नहीं थी, बस एक अनंत लय, मौत और कत्ल की। हर बीतता पल एक और पत्थर पर खींची गई गिनती की रेखा। वो घुटनों पर बैठा, एक और निशान जोड़ता हुआ, हड्डियों के ढेर के पास, एक खामोश सबूत उसके अंतहीन युद्ध का। आंखें थकी हुई पर चाल अजय। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल बन चुका था। मॉन्स्टर्स मरते, उनकी परछाइयाँ गिरती, और फिर आते उनसे भी बड़े, ज़्यादा डरावने जानवर। और सोरा हर बार पहले से ज़्यादा ब्रूटल। जिसे ज़मीन हर वक्त खून से भरी होती, उसकी ताकत से निकलती शॉक वेव्स पूरे इलाके को हिला देती। हर एक मूवमेंट एक डेडली फोर्स की तरह। अक्सर उसके हाथ में एक और कटे हुए सिर का ट्रॉफी होता। उसने अभी मरे हुए एक और मॉन्स्टर की तरफ देखा, बिल्कुल इमोशनलेस, और बुदबुदाया, अब तक कितने हो गए होंगे। फिर सांस छोड़ते हुए बोला, चलो पहले इसका मांस काट लेते हैं, फिर अगली वेव से निपटते हैं। दीवार की तरफ देखा जहाँ गिनती की अनगिनत लकीरें खींची थीं। आवाज में गहरा थकावट भरा था। अब तो समय आ ही गया होगा। तभी पूरी जमीन कांपने लगी। सोहरा ने सिर उठाया, आंखों में एक टिमटिमाती उम्मीद। मिल गई की, वो चिल्लाया, हाथ ऊपर उठाते हुए। अचानक धरती फटी, पत्थरों का तूफान फूट पड़ा, और उसमें से निकला एक विशाल भयानक कीड़े जैसा मॉन्स्टर, जिसके शरीर से ब्लेडेड लिम्स निकल रहे थे। हर चीज से बड़ा, हर चीज को डराने वाला। लेकिन सौरा मुस्कुराया, उसकी पुरानी सार्केस्टिक टोन थोड़ी सी लौट आई। वाह, क्या एंट्री मारी है तूने। उसने क्रीचर की तरफ देखा, आंखें चमक रही थीं, और गर्जा, तू ही है ना की। जवाब में क्रीचर ने एक रेजर शार्प लिम को जमीन पर दे मारा। जबकि सोरा रेडी हो गया,
अब फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है। हर बार की तरह वो अब फिर अपनी डेवस्टेटिंग ताकत अनलीश करने वाला था। यहाँ तक आते आते अब वो इतने पावरफुल हो चुका था कि जो मॉन्स्टर्स खुद को अजेय समझते थे वो भी एक ही वार में मर जाते थे। लेकिन जब धूल बैठी, सोरा के चेहरे पर धीरे धीरे डर का एहसास, फिर आत्मा को तोड़ देने वाली निराशा छा गई। नहीं, वो बुदबुदाया। वो खंडहरों के बीच खड़ा था और उसे एक भयानक सच समझ आ गया था। अब ताकत का कोई मतलब नहीं बचा था। इतनी मौतें, इतना विकास, सब बेकार था अगर इसका कोई अंत नहीं था। उसने अपनी जख्मी मुट्ठी भींची। कहाँ है? उसकी आवाज कांपती हुई निकली। 52वीं लेयर की कहाँ है? फिर उसने गुस्से से सिर पीछे झटका और खून से लाल आसमान की तरफ दहाड़ा। अब बाहर आ जा। उसके दुख और गुस्से की ताकत से जमीन दरकने लगी। बस बहुत हो गया, वो चीखा, और तभी आसमान में असंख्य पंखों वाले साए और भी ड्रैगन्स मंडराने लगे। फिर वही वही अंतहीन मौत और वही खून। साल 20 सी, पूरी दुनिया एकदम से बदल गई जब 20 विशालकाय टावर अचानक धरती पर प्रकट हो गए। हर टावर आसमान को चीरता हुआ शहरों के ऊपर, और जब तक इंसानियत इन टावरों को समझ पाती, भयानक मॉन्स्टर्स की भीड़ उन टावरों से बाहर निकल आई, पूरे संसार में तबाही मचा दी। ज्यादातर लोग निर्दयी तरीके से मारे गए। ये भयानक समय इतिहास में जाना गया जजमेंट डे के नाम से। एक ऐसा समय जहां चारों तरफ अराजकता और कत्लेआम था। लेकिन इस बर्बादी के बीच कुछ लोग अचानक आवेगन हो गए और उन्हें एक रहस्यमय सिस्टम ने चुना। और जैसे ही ये हुआ, उनके सामने एक स्टेटस विंडो खुल गई और उनके कॉम्बैट स्टैट्स एक्टिवेट हो गए। इन अवेकेंड लोगों को अकल्पनीय शक्ति मिली, नई एबिलिटीज, स्किल्स और उनकी अलग पहचान। धीरे धीरे इंसान फिर से उठने लगा और इन अवेकेंड वॉरियर्स ने गिल्ड्स बनाई जो अब फोर्टिफाइड बिल्डिंग्स में रहते थे, हर वक्त तैयार टावरों से निकलने वाले खतरों का सामना करने के लिए। लेकिन इन सब से बहुत दूर किसी और ही दुनिया में अब भी एक इंसान फंसा हुआ था, सोरा। अब वो एक दरिंदे जैसा योद्धा बन चुका था, बैटल हार्डन्ड, शक्तिशाली। अभी वो एक भेड़िए जैसे शैतानी क्रीचर का पीछा कर रहा था, हड्डियों से भरे मैदान के ऊपर दौड़ते हुए। वो दहाड़ा, तेरा स्टेटस दिखा मुझे। लेकिन फिर अचानक रुक गया। हून, ये क्या था? उसके शब्द अधूरे रह गए, जैसे उसने कुछ अनजानी आवाज सुनी हो। जिस छोटे से डॉग लाइक क्रीचर का वो पीछा कर रहा था, उस पर एक एडवांस्ड ट्रांसफर स्क्रोल यूज किया, और तभी कहीं से हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी और डायमेंशन से। रुको, उस समन को जाने मत दो। सोरा हाँफते हुए रुका। उसकी आंखें चमकती हुई पर्पल क्रीचर पर जमी हुई। क्या यह किसी इंसान की आवाज है? वह बड़बड़ाया। तभी क्रीचर के ऊपर एक ब्रिलियंट पोर्टल बनना शुरू हुआ, चमकता हुआ, घूमता हुआ द्वार। और सोरा के अंदर एक भावना फूटी, उम्मीद, जो वो सदियों से भूल चुका था। वो एक बार फिर उसके दिल में चली। क्या ये रास्ता है बाहर जाने का? उसका पूरा शरीर ताकत और उम्मीद से भर गया। उसने गहराई से सांस ली, फिर एकदम से उस स्वर्लिंग लाइट की तरफ छलांग लगा दी। जैसे ही सोरा उस पोर्टल के पास पहुंचा, सिस्टम में वार्निंग मैसेजेस चमकने लगे, बोलते हुए कि अबिसल समनिंग 2 से ज्यादा जीवित प्राणियों को ट्रांसफर नहीं कर सकती। वार्निंग्स एक के बाद एक बढ़ते गए और फिर वो एक जादुई जंजीरों में बदल गए, जैसे रास्ता रोक रहे हों। लेकिन सोरा की इच्छा अडिग थी। उसने दांत भींच लिए, जानवर जैसी गुस्से वाली गड़गड़ाहट के साथ बोला, अब कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने उन वार्निंग्स को चकनाचूर कर दिया और उजाले की तरफ छलांग लगा दी। उधर धरती पर, एस सिटी के पास, एक अंधेरे और डरावने जंगल में, बादलों से ढका आसमान और नीचे भागती एक लड़की, गुलाबी बालों वाली, स्टाइलिश पर काम की नहीं, ऐसी आर्मर पहने एक लड़की हाँफती हुई भाग रही थी। उसकी हाई हील्स जमीन में फंस गई और उसने संतुलन खो दिया। ये थी यूसुनो, जो जानती थी उसे जल्दी से पीछा कर रहे लोगों से पीछा छुड़ाना होगा। वो घने जंगल के झाड़ियों से लड़खड़ाती हुई निकल रही थी। तभी एक कंटीली बेल उसकी टांग से लिपट गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। अब बेलें उसे और कसने लगी थीं। यह बहुत बुरा हुआ, वो बड़बड़ाई, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए। तभी 3 फिगर्स अंधेरे से बाहर निकले, एक लेवल 34 ड्रूइड आइका और एक भारी शरीर वाला मर्द, जिसने ठंडे अंदाज में कहा, एडवांस ट्रांसफर स्क्रोल हमें दे दो। उसने ताना मारा कि लेवल 19 की रोय की लड़की लेवल 60 का स्क्रॉल संभाल ही नहीं सकती, और वो भी जो हील्स पहनकर मॉन्स्टर फॉरेस्ट में दौड़ने की हिम्मत रखती हो। वह था चियोजी, लेवल 33 का स्वॉर्ड्समैन। उसने एका से कहा कि उसे मत मारो, लेकिन फिर जोर से बोला, स्क्रॉल दे दो वरना रहम नहीं करूंगा।
जबकि यू ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हंटर ऑन हंटर फाइट मना है, ये रूल्स के खिलाफ है। लेकिन तीसरा शिकार करने वाला शोसी तोसीडा, एक भारी लेवल 33 का बारबेरियन, बस रूल्स का मजाक उड़ाते हुए हंस दिया। उसने अपनी विशाल ग्रेट सोर्ड यू के सिर के पास जमीन में घुसेड़ दी और गुर्राया, रूल्स मैं बनाता हूं यहाँ। फिर उसने ऑफर दिया, स्क्रोल दे दो तो तुम्हारे हाथ पैर सलामत रहेंगे। अब कॉर्नर थी यू, लेकिन फिर भी स्क्रोल को और कसकर पकड़ लिया। फिर गुस्से में उसने कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो पीछे हट जाओ। इसे आयका की आंखें फट गईं। उसे एहसास हुआ कि यू फोर्स समन एक्टिवेट करने वाली है। वो चिल्लाई, रुको, उसे मत करने दो। शोसी, जो अब तक चुप था, गाली देता हुआ बोला, कमीनी, और यू पर झपट पड़ा ताकि स्क्रोल छीन सके। लेकिन देर हो चुकी थी। स्क्रोल का सिरा जादुई एनर्जी से चमकने लगा। टेलीपोर्टेशन सर्कल बनना शुरू हो गया, जिसे शोसी की आंखें चौड़ी हो गईं। अविश्वास से देखता रहा, जबकि यू आंखों में ब्लेजिंग डिटर्मिनेशन के साथ घोषणा करती है, अगर मरना ही है तो मैं तुम सबको भी साथ लेकर मरूंगी। शोसी चिल्लाया, ये तो फोर्स सुम्मन है। आयका ने डर के मारे चीखते हुए कहा, कोई भी एडवांस मॉन्स्टर ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर सकता, हम सब मारे जाएंगे। आयका बौखला गई थी। रुको, उसे रोको अभी, वो जोर से चिल्लाई। लेकिन तभी यू एक आखिरी विद्रोही चीख के साथ कहा, मर जाओ सब। अब तेज नीली बिजली की लपटों से घिरी हुई यू एनर्जी के उस फटते भंवर में समा गई। जंगल की खाली जमीन फट गई। एक जबरदस्त बिजली का तूफान सबको चीरता हुआ निकल पड़ा। शोसी और आयका ने डर और घबराहट से वो दृश्य देखा। एनर्जी की ताकत ने उनकी सांसें थाम दी थीं। जमीन से बिजली की जंजीरें ऊपर उठीं और आपस में जुड़ने लगीं, जैसे कुछ विशाल आकार बन रहा हो। जबकि हंटर्स की टीम घबरा कर देख रही थी। किसी ने कहा, आखिरकार आ गया। लेकिन जैसे ही एनर्जी का उजाला छटा, सामने आया एक छोटा सा 3 सिर वाला कुत्ता। सिस्टम ने उसे आइडेंटिफाई किया, सर्बरस लेवल 3, जिसे देख हंटर्स हक्के पक्के रह गए। फिर अचानक एक हंटर जोर से हंसने लगा, इतना सारा ड्रामा सिर्फ इस लल्लू सर्बिरस के लिए। फिर उसने सार्कास्टिकली कहा, मेरी तरफ आ जा बे, हड्डी दूंगा। यू ने भी खुद थके हुए और कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैंने अपनी जान जोखिम में डाल के ये क्या बुला लिया। लेकिन तभी अचानक सर्बिरस की बगल से एक विशाल नुकीला पंजा निकला, जिसने उसे सीधा छेद दिया। फिर उसके टुकड़े करता हुआ एक विशाल काय सफेद बालों वाला ह्यूमनॉइड निकला, जिसका शरीर कई लड़ाइयों के घावों से भरा हुआ, आंखें जलती हुई थी, जो यू के ऊपर छाया बनकर खड़ा हो गया। जबकि बाकी के हंटर्स डर से चीख पड़े। किसी ने कांपते हुए कहा, यह ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है। यू ने ऊपर देखा तो आंखों में चौंकाने वाली पहचान की एक झलक थी। क्या हो तुम? यू ने फुसफुसाते हुए पूछा। ये सोरा था, जिसका शरीर लड़ाइयों की दास्तां था। उसने गहरी सांस ली। वो बाहर आ चुका था। उसने अपना सिर पीछे फेंका और एक जंगली पागल हंसी हंसी, जिसकी गूंज पूरे जंगल में फैल गई। उसकी ऐसी हंसी सुनकर हंटर्स की रूह कांप गई। शोसी, आयका और बाकी सब पीछे हट गए। सोरा से उठती हुई और ने उनके शरीर जड़ कर दिए। आयका डर से सफ़ेद पड़ी चीखी, ये है कौन? सोरा ने जैसे सुना ही नहीं या उससे फर्क ही नहीं पड़ा। उसने आयका की तरफ सिर को हल्का झुकाकर देखा, जैसे उसकी आंखों में एक सवाल था। आयका ने घबराकर पीछे हाथ खींचा। उसकी सांसें तेज हो गईं। सोरा की आंखें जैसे लाल अंगारे हों। उसने पूरे माहौल को देखा। फिर उसने आयका को पकड़ लिया। उसकी आवाज़ एक डरावनी गहरी गड़गड़ाहट सी थी। ये अर्थ है? आयका कांपती हुई बोली। हाँ, ये अर्थ है। ये सुनते ही विजयी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई, क्योंकि वो लौट आया था। दोनों बचे हुए मेल हंटर्स, चियोजी और शोसी, सोरा की तरफ गुस्से और थकान भरी नजरों से देख रहे थे। शोसी ने हंसते हुए ताना मारा, क्या तू कोई कॉस्प्ले कर रहा है? केवमैन लुक थोड़ी ज्यादा ही ले ली तूने भाई। लेकिन चियोजी ज्यादा सीरियस था। वो चिल्लाया, टाइगर्स रो, गिल्ड को लाइटली मत लेना भिखारी कहीं का, और सीधा हमला बोल दिया। दोनों की अटैक्स कोऑर्डिनेटेड और तेज थीं। सोरा की तरफ लगातार वार किए गए, जिससे सोरा की चमकती हुई बैंगनी आंख थोड़ी सी सिकुड़ी। लेकिन शोसी को जैसे किसी राक्षसी ताकत का एहसास हुआ। उसके होंठ कांपे। ये तो मॉन्स्टर है। ये शब्द उसके अंदर गूंजने लगे। एक प्राइमल डर उसकी रगों में दौड़ गया। तभी सोरा की आंखें और भी तेज लाल रंग में जलने लगीं। शोसी को अचानक एक अदृश्य ताकत ने दबोच लिया। उसका गला कसने लगा। सोरा ने उसे हवा में आसानी से उठा लिया और सख्त आवाज में कहा, अपना नंबर दिखा। शोसी डरते हुए बोला, नंबर?
क्या बकवास कर रहा है तू? सोरा का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव आया। फिर अचानक सोरा की क्लॉ जैसी हथेली घूमी और एक जोरदार धमाके के साथ शोसी को जमीन पे पटक दिया, जिससे शोसी के पैंट गीले हो गए क्योंकि डर की हद पार हो चुकी थी। वो धीरे धीरे सिसकते हुए बोला, डैम इट, मैं। उसका साथी चियोजी चिल्लाया, बॉस, जबकि सोरा ने नीचे देखते हुए धीमी लेकिन जानलेवा आवाज में कहा, दफा हो जाओ यहां से। अगले ही पल वे लड़खड़ाते हुए भाग गए। चियोजी पीछे से चिल्लाया, हम ये नहीं भूलेंगे। इस पे चियो सोरा की पीठ को देख रही थी। उसके शरीर पर बने गहरे जख्म और उसकी भयानक ताकत से दंग थी। यू ने मन में सोचा, ये आखिर है कौन? क्या सच में ये उसी स्क्रोल से बुला हुआ एबिस का मॉन्स्टर है? तभी सोरा ने मुड़कर पूछा, टावर को आए हुए कितने साल हो गए? यू चौंक गई। हाँ, 5 साल। सोरा की जलती हुई आंखें अब भी यूं पर टिकी थीं। ये जगह सच में अर्थ है? ये स्क्रोल क्या था? और तुम ऐसे कपड़े पहनकर क्यों घूम रही हो? यू ने धीरे धीरे समझाया, टावर के आने के बाद से एक सिस्टम इंसानों में एक्टिवेट हो गया और अब तक करीब 1/3 शहर तबाह हो चुके थे। सोरा सुन रहा था, लेकिन उसकी सोच बिखरी हुई थी। क्या सच में सिर्फ 5 साल में दुनिया इतनी बदल गई? यू ने आगे बताया, एक इंफॉर्मेशन पैनल दिखाते हुए कि एस सिटी पर 7वीं बड़ी इन्वेजन हुई थी और यू वहीं से भाग कर आई थी। इसे सोरा चौंक गया। एस सिटी? मैं वहीं पैदा हुआ था। उसने यू को कसकर पकड़ लिया। अब एस सिटी की हालत कैसी है? यू कांपते हुए बोली, पूरा शहर तो तबाह हो चुका है, लेकिन सरकार ने स्ट्रांग लोग भेजे हैं, शायद वो हैंडल कर लें इसे। अब सोरा की आंखें फिर जल उठीं। एस सिटी कैसे पहुंचूं यहां से? उसने पूछा। आवाज में अर्जेंसी और जुनून साफ था। यू ने एक दिशा की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां से जाना होगा। लेकिन सोरा तो पहले ही एक धुंधली रेखा की तरह उस दिशा में दौड़ चुका था। यू हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। ओह, अकेला ही चला गया। यू ने धीरे से बुदबुदाया। फिर यू ने नजरें घुमाई और सामने दिख रहे टेंपल जैसे निशानों वाले खंडहरों की तरफ देखा तो मन में आया कि उसे अपनी बहन को इसके बारे में बताना होगा। उधर हार कर लौट रहे तीनों हंटर्स, शोसी, चियोजी और आइका, टूटी फूटी हालत में शहर की बर्बाद सरहदों से गुजर रहे थे। शोसी, जिसे चियोजी और आइका सहारा दे रहे थे, गुस्से में बोला, उस हरामी को छोड़ूंगा नहीं। तभी कहीं से काली कांटेदार बेलें अचानक जमीन से फूटी और तीनों को कसकर जकड़ लिया। जिसके अगले ही पल एक हुडेड फिगर, जिसकी आंखें अंधेरे में जल रही थीं, सामने आया और पूछा, तुम लोग कौन हो? उसका ऑरा डरावना था। उसने कहा, मैं उसकी मौजूदगी तुम सब पर महसूस कर सकता हूं। उसकी बात साफ थी, वो सोरा की बात कर रहा था। अब वो फिर से किसी तरह फंस चुके थे। वो शख्स टावरिंग प्रेजेंस लिए उन सब पर छाया हुआ था। 3 सेकंड में बताओ वो कहाँ है? उसने धमकी दी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ डरे और कंफ्यूज चेहरे से देखा। शोसी चीख पड़ा, क्या फिर से कोई नई मुसीबत आ गई? तू मजाक कर रहा है क्या? पर वो फिगर अब थक चुका था। उसने सिर्फ कहा, समय खत्म। फिर एक तेज और बेरहम हमला और सब खत्म। सिस्टम नोटिफिकेशन, आइका लेवल 34 ड्रूइड, चियोजी लेवल 35 सोर्ड्समैन और शोसी लेवल 38 मारे गए। इसी बीच टावर फ्रंट में टाइगर्स रोअर गिल्ड का मेन हेडक्वार्टर्स एक मॉडर्न स्काईस्क्रेपर के रूप में खड़ा था, जहां एक सबऑर्डिनेट ने रिपोर्ट दी कि मास्टर शोसी और उनके टीम मेंबर्स में से किसी का भी कोई लाइव सिग्नल नहीं आ रहा और यू और स्क्रोल दोनों का कोई पता नहीं। रिच मुकाई लेवल 118 स्टॉर्म प्रीस्ट अपने हाथ में रेड वाइन घुमाते हुए घृणा से बोला, सारे निकम्मे हैं। वो सबऑर्डिनेट पर भड़क गया। तूने जिन लोगों को रेकमेंड किया वो एक लेवल 19 समनर से हार गए। सबऑर्डिनेट डरते हुए बोला, सर, उनके सभी सिग्नल्स एक ही वक्त पे बंद हो गए थे। इसे सुनते ही रिच का चेहरा सख्त हो गया। तो सब एक ही बार में मारे गए? उसने कोल्डली कहा, पता लगाओ किसने किया ये सब और यू को पकड़ो, उससे सारी सच्चाई निकलवाओ। फिर वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, ये कहते हुए कि मैं मेरे आदमियों पर हाथ डालने वाले किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक एक तेज चमक खिड़की के पार से गुजरी। सोरा, अब अपने ओरिजिनल ह्यूमन फॉर्म में, लेकिन उसकी ताकत की ऑरा अब भी बेहद भारी थी, जिससे रिच चौंका क्योंकि उसे उससे खून की एक अजीब महक महसूस हुई। कौन था वो? उसने सोचा और खिड़की से बाहर देखा। शहर का उजड़ा हुआ नज़ारा, एक कोना पूरी तरह बर्बाद फॉलन जोन बन चुका था। उसने महसूस किया ये इन्वेजन पहले जैसी नहीं थी, कुछ बहुत बड़ा चल रहा था। टावर जो 5 साल से इनएक्टिव था अब वापस जाग चुका था, उसने सोचा। रिच मुड़ा और तेज आवाज में बोला, सभी सर्च पार्टीज वापस बुलाओ, इमरजेंसी है। दूसरी तरफ सोरा,
अब अपने ओरिजिनल ह्यूमन फॉर्म में आसमान में उड़ते हुए एक उजड़े शहर के ऊपर पहुंच चुका था, जहां आसमान में उड़ते मॉन्स्टर्स मंडरा रहे थे। वो एक गिरती हुई इमारत के ऊपर उतरा। एस सिटी फॉलन जॉन। पिछले 5 सालों में जब सोरा एबिस में फंसा हुआ था, तब उसका घर यानी ये जगह नरक में बदल चुकी थी। वो सोरा जो कभी एक अकेले गॉब्लिन से भी हार जाता था, अब इतना ताकतवर बन चुका था कि मोनस्टर्स को सिर्फ एक वार में खत्म कर देता। चेन से विशाल दरिंदों को काट डालता। लगातार लड़ते लड़ते उसकी इंद्रियां सुन्न हो चुकी थीं। वो खुद एक जानवर जैसा बन गया था। कई बार तो जिंदा रहने के लिए उसे कच्चा मॉन्स्टर फ्लैश तक खाना पड़ा, पर जो चीज़ उसे टूटने से बचाए रखी वो थी उसके परिवार की यादें। पापा, मम्मी, छोटा भाई, बस तुम लोग ठीक रहो। उसने मन में प्रार्थना की और खुद को मॉन्स्टर से भरे शहर की तरफ फेंक दिया।